नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम पटना पहुंची। राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए 3,763 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता की मांग की। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। 13 जिलों में लगभग 15 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 7 दिनों के बाद ट्रेनों का परिचालन बहाल। हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल पर पानी आ जाने से बंद था परिचालन। प्रदेश में कोविड टीका लगाने वालों की संख्या 4 करोड़ से अधिक हुई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करते रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने केंद्रीय टीम के समक्ष बाढ़ से हुई क्षतिपूर्ति के लिए 3,763 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है। बाढ़ के चलते हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची केंद्रीय टीम के समक्ष राज्य के अधिकारियों ने यह मांग रखी है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार केंद्रीय सहायता की मांग प्रारंभिक आकलन के आधार पर की गई है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आर.के. सिंह के नेतृत्व में पटना पहुंचने के बाद टीम ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने फसल क्षति सहित बाढ़ के कारण हुए अन्य नुकसान के बारे में टीम के समक्ष प्रस्तुतीकरण भी दिया। 6 सदस्यों की उच्चस्तरीय टीम राज्य के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेगी। ताजा जानकारी के अनुसार आज केंद्रीय टीम ने दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कल केंद्रीय टीम भागलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेगी। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। गंगा, गंडक, बागमती, कोसी सहित कई अन्य नदियों के उफान पर रहने के कारण कई नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। राज्य में 13 जिलों में लगभग 15 लाख लोग अभी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 73 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार और समस्तीपुर जिले बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हैं। वहीं सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मधेपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि समस्तीपुर जिले में बागमती नदी के उफान के कारण कई नए क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कल्याणपुर प्रखंड, कनौजर, नवरहाट, जटमलपुर सहित 30 गांवों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। इधर नून नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद सरायरंजन और मोरवा प्रखंड के चकपहाड़, चकसिकंदर, दरवा पंचायत के 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मोरवा में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए बने बेस कैंप में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इसके चलते वहाँ काम पूरी तरह ठप हो गया है। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन समस्तीपुर और रोसड़ा में नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार। खगड़िया जिले में कोसी और बागमती नदी अब भी उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नदियों के कारण कई इलाकों में तेज कटाव हो रहा है। कोसी और बागमती के कारण जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। तटवर्ती इलाके अब भी बाढ़ से घिरे हैं। बागमती नदी के उफान से चौथम प्रखंड के छुट्टी मोहनपुर पंचायत के अग्रहण गांव में कटाव से करीब 1 दर्जन घर नदी में समा गए हैं। जिलाधिकारी ने कटाव से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अंचलाधिकारी को गृह क्षति की सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मुआवजा राशि का भुगतान बाढ़ पीड़ितों के बीच किया जा सके। इधर गंगा और बूढ़ी गंडक से बाढ़ प्रभावित इलाकों में कुछ राहत है। गोगरी, परबत्ता और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन।
समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर बाढ़ के कारण पिछले 7 दिनों से बंद ट्रेन सेवा आज देर शाम बहाल हो गई है। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि रेलगाड़ियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी नियंत्रित गति से चलाया जाएगा। ये ब्रिज नंबर 16 पर जो पानी बढ़ गया था उसकी वजह से किया गया था और अभी हमने पर पूरी नजर बनाए हुए थे और हमने देखा कि इसका लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वैसे ही हमें लग रहा था कि लेवल कम हो जाएगा जिससे कि हम अपना ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकेंगे। तो अभी हम इस स्थिति में हैं कि कुछ रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर इस खंड को शुरू कर सकते हैं और यही जल्द से जल्द एक हमारे पास रास्ता था और हमने शुरू कर दिया है। ट्रेन की टाइमिंग्स के हिसाब से कब आनी है कब जाएंगी ये ट्रेन उसके हिसाब से जारी भी कर दिया गया और हम अपने। गौरतलब है कि हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच स्थित बागमती नदी पर बने रेल पुल संख्या 16 पर पानी के भारी दबाव के कारण ट्रेनों की आवाजाही पिछले महीने की 31 तारीख से बंद थी। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ को पार कर गया है। कोविन पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक 4,08,66,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3,39,00,000 से अधिक लोगों को पहली डोज जबकि 69,57,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज मिल चुकी है। इधर देश भर में अब तक 69,60,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में सभी वयस्कों का कोविड से बचाव के लिए 100% टीकाकरण कर लिया गया है। इस प्रकार 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। इधर प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 7,16,033 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 64 है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब बात आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की। जानिए आप कैसे बन सकते हैं विजेता। देश की आजादी के 75 साल पर आयोजित अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रोताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के दौरान हम पूछेंगे बिहार से जुड़ा एक सवाल। इसका जवाब आप मोबाइल नंबर 947-100-2534 पर व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से दे सकते हैं। ईमेल आईडी airnews patna2021@gmail.com पर भी जवाब भेजे जा सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शाम 7:30 बजे के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Patna को भी फॉलो कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सशस्त्र सीमा बल साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है। ये रैली विभिन्न प्रदेशों से 2 अक्टूबर को दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचेगी। रैली में सशस्त्र सीमा बल के सीमांत मुख्यालय पटना का दल भी शामिल हो रहा है। राज्यपाल फागू चौहान 11 सितंबर को इस दल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आशा जताई है कि पोषण अभियान कार्यक्रम से देश में बच्चे और महिलाएं स्वस्थ बनेंगी और इससे न्यू इंडिया बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुंबई में गांधी सेवा मंदिर में पोषण अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। मंत्रालय के साथ भारत सरकार के 18 मंत्रालय समन्वय में देश भर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पोषण माह एक जन जागरण जन आंदोलन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के सौजन्य से उनके सानिध्य में सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने कम्युनिटी की लीडरशिप ने अपना समर्थन पोषण अभियान के प्रति व्यक्त किया है। बच्चे के जन्म के बाद उसके जीवन के पहले 2 साल कितने अहम है उस बच्चे या बच्ची के विकास के लिए ये सभी समुदाय समाज के सभी वर्ग भली भांति पहचानते हैं।
पोषण अभियान का उद्देश्य बच्चों, किशोर बालिकाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। पोषण अभियान के उद्देश्य पर विशेष ध्यान देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन पोषण के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई थी। इधर प्रदेश में 16 से 23 सितंबर के बीच पोषण पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों को पोषाहार से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी जाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई की प्राइवेट, पत्राचार और दूसरी कंपार्टमेंटल परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों तथा एआईसीटीई के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। पत्राचार, स्वतंत्र या दूसरी कंपार्टमेंटल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल जल्द प्रकाशित करने को लेकर दायर एक रिट याचिका पर न्यायालय ने यह संक्षिप्त आदेश सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें हलफनामा देना होगा कि परीक्षाफल प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर वे संबंधित कॉलेज को अंक पत्र की प्रति उपलब्ध करा देंगे। उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष 12 सितंबर को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने या स्थगित करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को इस बारे में आदेश देने की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी, जिससे यह साफ हो गया कि नीट परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित है। 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 18 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 29 सितंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 1 और 2 अक्टूबर को की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में इस बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। इधर पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन का पर्चा 8 सितंबर तक भरा जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को पटना एम्स से छुट्टी मिल गई है। श्री जायसवाल स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। हालांकि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान भी वे पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ऑनलाइन उपस्थित होते रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम पटना पहुंची। राज्य सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए 3,763 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता की मांग की। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर। 13 जिलों में लगभग 15 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 7 दिनों के बाद ट्रेनों का परिचालन बहाल। हायाघाट थलवारा स्टेशन के बीच रेल पुल पर पानी आ जाने से बंद था परिचालन। और प्रदेश में कोविड टीका लगाने वालों की संख्या 4 करोड़ से अधिक हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।